वेलकम टू डेली फैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री क्लास ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सीरीज़ हमने शुरू किया हाई कोर्ट की, उसमें जो है वो हम एचपी ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं। एंड अभी हमारा टारगेट है एंशिएंट हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में, या एंशिएंट हिस्ट्री या फिर अगर हम बात करें पूरी की पूरी हिमाचल की हिस्ट्री, तो हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसको हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में मेनली, जिसमें हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पूरा टारगेट रहेगा, इसके अराउंड ही पूरी की पूरा जो है वो हिमाचल का इतिहास घूम रहा है। हमने बात की थी एंशिएंट की, तो एंशिएंट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक कल्चर तक जो है वो पूरा कवर किया था और देखा था क्या क्या किस तरह से लिंक करते हैं कंसेप्ट। तो इसमें यूट्यूब पे भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और हम एक बार क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे साथ के साथ में। देखो, जो बेसिक कंसेप्ट रहता है इन डिटेल आप वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ कि जब ऐसा माना गया कि 2 मिलियन ईयर एगो हिमाचल प्रदेश की जो फुटहिल्स थी वहाँ पर भी कुछ लोग रहते थे, और इसके एविडेंसेस जो बंगाणा वैली कांगड़ा में मिलते हैं, सिरसा वैली नालागढ़ में मिलते हैं और मारकंडा वैली सिरमौर में मिलते हैं। देखिए, कुछ लोग जो है वो 2 मिलियन ईयर एगो भारत के इस क्षेत्र में फुटहिल ऑफ द हिमालयस यहाँ पर रहते थे। वो बंगाणा वैली, सिरसा वैली और मारकंड वैली एविडेंसेस यहाँ पर मिलते हैं। और एविडेंसेस किस फॉर्म में मिलते हैं? फॉसिल्स के फॉर्म में, ठीक है, या फिर कुछ उनके सोर्सेज हो गए, या कुछ जो है वो राइटर्स हो गए, जैसे कि फॉरेनर राइटर्स हो गए या इंडियन राइटर्स हो गए। अब देखो क्या है कि जो राइटर्स है, फॉरेनर्स है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी थी। तो इसके रिगार्डिंग हम सेपरेट एक क्लास करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, सिर्फ आपको उसको याद करना है। बट प्लस साथ में जो जो आपके राइटर्स आते जाएंगे उनको हम साथ के साथ में कवर भी करते चलेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 3300 से लेकर 1300 तक जो है वो पूरी थी, और इसमें जो है वो 3 फेजेस थी, अर्ली फेज, मिडल फेज यानी कि मेच्योर फेज और लेटर फेज। अर्ली, मेच्योर और लेटर। तो मेच्योर फेज में एक्सपेंशन हुआ। जब मेच्योर फेज में एक्सपेंशन हुआ तो ये माना जाता है कि जो ईस्ट वाली साइड पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड्स थी, पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ तक जो है वो आपका हिमाचल एरिया भी एक्सपेंडेड था, क्योंकि इंडस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं लाइक जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ये सभी जो है वो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ, और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ है, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, वो जो है वो हिमाचल से निकलती है। जैसे सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया। तो ये है, ब्यास रिवर के राउंड पे, रावी रिवर के राउंड पे कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा, हड़प्पा ऑन ब्यास ना, हड़प्पा ऑन रावी साइड। तो इस तरह से ये एविडेंसेस मिलते हैं। फिर अभी भी रिसर्च वर्क चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि इस रीजन में जो है वो एक्सपेंशन था आईवीसी का। पहले तो ये बेसिक पॉइंट याद रखना, आईवीसी को डिक्लेयर किया है एज एन सिविलाइजेशन इन 1924, जॉन मार्शल ने इसको डिक्लेयर किया था, और 1861 से जो है वो शुरू हो गई थी इसकी एक्सकवेशन। इस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था, एएसआई, अलेक्जेंडर कुनिंगम, ठीक है, याद रखना इसका नाम, ठीक है। एएसआई जो है वो आपका बना था 1861 में, और यहाँ पर अलेक्जेंडर कुनिंगम जो है वो आपका जो है वो इसका फाउंडर है, और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कुनिंगम को। उसके बाद यहाँ पे ये माना जाता है कि जो ये रीजन था, फुटहिल ऑफ द हिमालयस था, यहाँ पर ना मुंडा स्पीकिंग एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था कोलरेंस। इनका क्या नाम था? कोलरेंस, ठीक है। लेकिन जब आईवीसी मेच्योर फेज में एक्सपैंड हुई, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई भी सभ्यता स्ट्रांग है, जब भी कोई भी रूलर स्ट्रांग है, तो वो हमेशा एक्सपैंड करता है। तो जब इसने एक्सपैंड किया तो इसने ये जो लोग थे यहाँ के, जो कोलरेंस थे, उनको फोर्स किया कि वो हिली एरिया की तरफ शिफ्ट कर जाए। वो क्या करे? हिली एरियाज की तरफ शिफ्ट कर जाए। हिली एरिया यानी कि हिमाचल प्रदेश, फुटहिल ऑफ द हिमालयस। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब वेदों में मेंशन्ड है, पहली पॉइंट। उसके बाद दूसरा, अर्ली अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो माइग्रेट करे, तो दास, दस्यू, ठीक है, निषाद, ये यहाँ पर रहते थे इस एरिया में। उसके बाद लेटर वर्क में जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो रहते हैं किन्नर, नागाज और यक्षाज, इनके एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो सिंपल कहानी रहती है सिर्फ दास और दस्यूज की। अब देखो क्या हुआ जब लेटर फेज आई, ठीक है, लेटर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम क्या कंसिडर करते हैं उसको? अर्ली फेज कंसिडर करते हैं एक तरह से, कि यहाँ पर जब ऋग्वेद का फेज शुरू होती है। तो ऋग्वेद के फेज में कुछ बैटल्स है जो मेंशन्ड है, ठीक है, कुछ लड़ाइयाँ जो मेंशन्ड है, या ऋग्वेद को ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो रिपब्लिक जो है वो रिपब्लिकन सिस्टम था। तो ये जो रिपब्लिकन सिस्टम था, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता था, ठीक है, छोटी छोटी ट्राइब्स होती थी, उनके जो रूलर्स होते थे वो इलेक्टेड होते थे। तो यहाँ पर ये जब कंसेप्ट आता है तो हमें भी ऐसे एविडेंसेस बाद में देखने को मिलते हैं हिमाचल में।
तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी बनती है कि हो सकता है कि जो वैदिक कल्चर था उसकी इन्फ्लुएंस जो है वो हिमाचल पर भी पड़ी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट हमें याद रखना है, जो हमने डिस्कस भी किया था, वो क्या था कि फर्स्ट माइग्रेंट कौन थे, कोल और मुंडास, ठीक है। उसके बाद सेकंड माइग्रेंट कौन थे, मंगोल पीपल जिनको भोट और कीरत कहा जाता है। और थर्ड जो है वो आपके आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से है। और इसका एविडेंस हमें वेदों में मिलता है। कैसे मिलता है कि आर्यंस का एक रूलर था जिसका नाम था दिवोदास, उसने लड़ाई लड़ी थी दस्यु किंग के साथ जिसका नाम था सांभर। और ये हमारे जो है वो वेदों में मेंशन्ड है। 40 साल तक ये युद्ध चला और फाइनल विक्ट्री किसकी होती है इसमें, भरतों की, यानी कि जो आपके दिवोदास थे वो जीत जाते हैं और उसके बाद फिर इस रीजन पर उनका कंट्रोल हो जाता है। तो ये एविडेंसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है वैदिक संत, जैसे परशुराम हो गया, ठीक है, ऋषि व्यास हो गया, वशिष्ठ हो गया, ठीक है, पांडव हो गए। तो इनसे हमें पता चलता है, जामदग्नि हो गए, इनसे अब ये इस रीजन से इंक्लूड करते हैं, लिंक करते हैं, हमारे देवी देवताओं से लिंक करते हैं। तो फाइनली क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये रीजन जो है वो आपका वैदिक टाइम पे भी मेंशन था। मतलब जो वैदिक टाइम पे जो पॉलिटी थी, जो वैदिक टाइम पे जो कल्चर था, जो वैदिक टाइम में सोसाइटी थी, वो जो है वो हिमाचल प्रदेश भी उसका जो है वो पार्ट था। फिर उसके बाद इम्पैक्ट क्या रहता है कि जब आर्यंस आए, या हम देखते हैं कि ये जो वैदिक कल्चर था अर्ली और लेटर फेज, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम आता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद पास्टोरल इकॉनमी। पास्टोरल इकॉनमी का मतलब क्या हो गया, अगर आप देखोगे अर्ली वैदिक एज जो है वो पूरी की पूरी गाय के ऊपर डिपेंड है। वहाँ पे गाय को सेंट्रलाइज्ड कहा गया कि गाय के बिना यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय वो सबसे ज़्यादा अमीर। समझ आ रहा है ना, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। यस सर। जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय वो अमीर, और ऐसा होता भी है, विलेज हेड गोपति, ठीक है। और ठीक है, तो ये सिंपल बनाया गया कि ट्राइब का हेड होगा, उसके बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा ट्राइब्स होगी वो अमीर होगा, फिर वही ट्राइब को लीड करेगा। तो मतलब पास्टोरल इकॉनमी। फिर अब क्या है, जब पता है कि गाय वेल्थ है, गाय जो है वो सिंबल का वेल्थ है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट भी करना है, लड़ाई भी हो रही है, गाय के पीछे लड़ाई भी हो रही है और प्रोटेक्शन भी चल रही है, तो ये पूरा काम चलता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अराउंड इकॉनमी घूम रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब लड़ाई हो रही है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी आर्मी का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन वैदिक कल्चर में है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो आर्मी बननी शुरू हुई। आर्मी जब बननी शुरू हुई तो एक तो एविडेंस ये आता है कि आर्मी सिस्टम रहा। उसके बाद दूसरा रहता है कि जनपद, जैसे पहले जन थे फिर जनपद बने, तो चंपक जनपद, त्रिगत जनपद, कुलुत जनपद। कि अगर कुल्लू के बारे में महाभारत में मेंशनड है तो वो कैसे मेंशन होगा, क्योंकि ये कुछ कोई रीज़न तो होगा। सिमर त्रिगत, त्रिगत का रूलर कौन था, कौन था सुशर्मा सर। सुशर्मा, जिसने जो है वो कौरवों की मदद की थी। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि रिपब्लिकन सिस्टम, जैसा कि पहले हमने देखा था अर्ली वैदिक एज में रिपब्लिकन सिस्टम था, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, मोनार्क सिस्टम में। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं। पहले काउ बेस्ड इकोनॉमी थी, यानी कि पास्टोरल, उसके बाद एग्रीकल्चर शुरू हो गया। और इसका जो कारण था वो था 1000 BC में, जब हमने क्या किया, जो है वो लोहे की खोज हुई, तो उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ। अब देखो ये तो रहा बेसिक जो कि लिंक करता है हिमाचल के साथ, ठीक है। ऑल ओवर एंशिएंट हिस्ट्री, इंडिया की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो हिमाचल के साथ लिंक करती है। अब हिमाचल में किस तरह से हमें एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना है, तो यहाँ पे ना हमें ट्राइब्स मिलती है। जैसा पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जो ट्राइब्स आती है वो, जो सबसे पहली ट्राइब आती है दैट इज़ अदुम्बार्स। अदुम्बार्स जो है वो पन्ननी ने भी इनके बारे में मेंशन कर रखा है, और ये कहा कि ये डिसेंडेंट थे सेग वशिष्ठा के, विश्वामित्र, सॉरी नॉट विशिष्टा, विश्वामित्र के जो है वो, ये जो है वो वंशज थे, ऐसा जो है वह कहा। और विश्वामित्र कौन था, जो कौशिक ग्रुप का फाउंडर था। और इनकी टेरिटरी जो थी वो एक एंशियंट ट्रेड रूट था, जिसमें अगर हम बात करें तक्षशिला से लेकर गंगा वैली इसके बीच में थी, ठीक है। अदुम्बर्स ये रिपब्लिकन क्लैन थे, इन्होंने अपने कॉइन इशू करे थे। फिर कॉइन में जो है वो इनके जो राजा था जो इशू करता था उसके बारे में मेंशन था, ठीक है। और कॉइन्स कॉल आपके जो कॉपर और सिल्वर के थे, ठीक है। और जो इसमें कॉइन में जो सिंबल था वो बुल का सिंबल था, सिंबल आप याद कर सकते हैं, बुल का सिंबल था। और एक कॉइन्स हमें ना अभी मिले हैं, ठीक है। कुछ कुछ रीजन्स में हमें जो है वो ये लाइक आपका जो ये इंडस से लेकर गंगा वैली रीजन आता है, स्पेशली पठानकोट हो गया, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर, तो यहाँ पर है ना हमें कॉइन्स मिले। और इन कॉइन्स से हमें पता चला कि यहाँ पर कोई ऐसी ट्राइब रहती थी, ऐसी ट्राइब रूल करती थी जो रिपब्लिकन इन नेचर थी, वहाँ पे मोनार्क सिस्टम नहीं था, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। उसके बाद त्रिगर्त,
त्रिगर्त की अगर हम बात करें तो मतलब तीन नदियों के बीच का जो रीजन था दैट इज त्रिगर्त, और इसके बारे में जो है वो आपका महाभारत में भी मेंशन है, ब्यास रावी सतलुज, तीन नदियां जिसके अराउंड पे जो है वो आपका ये पूरा का पूरा रीजन था। और इसके फाउंडर जो है वो सुशर्मा को कहा जाता है 8 to 5 सेंचुरी BCE। तो दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि इस टाइम पे पॉसिबिलिटी रहती है कि महाभारत हुआ होगा। कौरवों की हेल्प की थी, प्लस साथ में इन्होंने विराट पर अटैक किया था। जब विराट पर अटैक कब किया था, जब पांडव अपने लास्ट फेज में थे, जो जो उनको वनवास मिला था, एक तरह से एक्साइल पीरियड था उनका, उसमें उनको लास्ट ईयर में जो है वो छुप कर रहना था। तो छुप कर वो कहाँ पर रह रहे थे, विराट में। तो पॉसिबिलिटी ये दिखाई जाती है कि विराट में जब वो रह रहे थे तो उस टाइम पे सुशर्मा ने जो है वो अटैक किया था विराट के ऊपर। जो त्रिगर्त था इसकी ओरिजिनल सीट जो थी वो आपकी मुल्तान में थी, लेकिन इसने नगरकोट को बनाया था, यानी कि नगरकोट जो है वो त्रिगर्त का मेन पार्ट सुशर्मा के टाइम पे बन रखा है। फिर उसके बाद अर्ली एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं वो पन्नी की राइटिंग में मिलते हैं। अब देखो जब भी आप मेंस में लिखते हो, पहले पॉइंट ध्यान में रखना, तो आप पन्नी की राइटिंग को एज एन एविडेंस लिखोगे, रेफरेंस के लिए लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द पन्नी सोर्सेज, पन्नी की जो राइटिंग सोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग त्रिगर्त जो है वो ब्यास रावी सतलुज इसके अराउंड पे था। फिर उसके बाद इकोनॉमी, एग्रीकल्चर प्लस पास्टोरल, मतलब एग्रीकल्चर भी हो रहा है, पास्टोरल एक्टिविटीज़ भी हो रही है। और हम देखते हुए सिमिलर आज के टाइम पे भी कांगड़ा जो रीजन है वहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है, और लोग जो है वो गाय वगैरह वहाँ पर जो है वो पास्टोरल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से लिंक करता है। कौशिक, उसके बाद देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो एक राइटिंग सोर्स है, ठीक है, खशिका, मतलब एक राइटिंग एविडेंस है, सोर्स मिलता है, इसमें यह कहा गया है कि त्रिगर्त जो है वो ऐसे नहीं बन रखा, कॉन्फेडरेशन थी, 6 लोग थे जिन्होंने इसको बनाया, जिसमें आपका कुंदो प्रथा, ठीक है, कौरु शक्ति, ठीक है, दंडका, जनकाज, दलमानी और ब्रह्मगुप्त, ये सभी मिलकर जो है वो बनाते हैं त्रिगर्त को। ऐसा जो एक सोर्स में कहा, देखो अब एक सोर्स में सुशर्म से लिंक कर दिया, दूसरे साइड पे आपका कशिका ने जो है वो क्या किया, ये कन्फेडरेशन बता दिया इसको। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आते हैं, अकॉर्डिंग टू आंसर डिमांड आपको ये लिखने पड़ते हैं या बताने पड़ते हैं। कुलित की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले तो कुल्लू लिंक करता है हिडिम्बा देवी के साथ, ठीक है, और हिडिम्बा देवी के बारे में मैंशनड है, मनाली वाला जो रीजन है यहाँ पर, और महाभारत में ईजिली मैंशनड है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद मुद्र राक्षस एक प्ले था विशाख दत्त का, विशाख दत्त, अब देखो विशाख दत्त मुद्र राक्षस ये एक सोर्स हो गया, साथ में याद कर लेना। इसका एक सोर्स था जिसमें भी जो है वो कुलुत के बारे में मेंशन कर रखा है, कुल्लू यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम, कुलुत यानी कि प्रेजेंट टाइम वाला कुल्लू। तो ये रीजन हो गया। यहाँ पर जो रूल था वो मोनार्क सिस्टम था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर एक एंशियंट टेम्पल है जिसका नाम है जगत सुख, जो कि बहुत पुराना है, लिंक करता है, और कुल्लू को जो है वो लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। सिंपल इतना सा याद रखना, महाभारत और रामायण में मेंशन्ड है, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि जो फाउंडर है, ठीक है, जो फाउंडर है वो इसमें जो है वो भहिंग मानी जो है वो एक तरह से जो है वो बहिन मानी को पाल को जो है वो फाउंडर माना जाता है, और इनकी जो कैपिटल थी वो नगर थी ब्यास रिवर के अराउंड। तो ये बिल्कुल बेसिक सा जो हमें याद रखना है। देन उसके बाद कुलिंदाज या कुनिंदाज भी इनको कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक रीजन तो हो गया कांगड़ा वाला, ठीक है, जिसमें हमने रावी, ब्यास और सतलुज की बात की। अब दूसरा जो रीजन आता है वो आता है ब्यास, सतलुज और यमुना वाला। तो ब्यास, सतलुज और यमुना यानी कि आपका जो ये ईस्ट वाला रीजन हो गया, शिमला सिरमौर वाला रीजन, कुल्लू वाला रीजन, इस रीजन में देखो एक तो ये वाला रीजन हो गया जहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये वाला रीजन। तो ये जो इसमें तो हमें पता चल गया त्रिगर्त रहे, ठीक है, कांगड़ा वाला रीजन हो गया। यहाँ पर आपका सोलन, शिमला, सिरमौर और थोड़ा सा ये वाला पार्ट हो गया कुल्लू का। तो ये वाले जो रीजन में जो आपका ट्राइब उस टाइम पे या जो रूल करता था वो था कुनिंदास, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम के कणेत अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है, ठीक है। महाभारत में ये कहा गया है कि अर्जुन ने इस रीजन को कॉन्कर किया था, अर्जुन ने इस रीजन को कैप्चर कर लिया था पूरे के पूरे को। कौन से टेरिटरीज के बीच में आता है ये, ब्यास, सतलुज और यमुना रिवर के बीच में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमें क्या एविडेंसेस मिलते हैं, देखो कि इस रीजन में हायर एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो यहाँ पे जो प्लेन्स है ना वो ग्रेजिंग के लिए बहुत यूज़ किए जाते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद कॉइन्स की अगर हम बात करें तो सिल्वर और कॉपर दोनों तरह के कॉइन्स जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, सिल्वर के कॉइन भी, कॉपर के कॉइन भी। और लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक लैंग्वेज भी है, खरोष्टी लैंग्वेज खरोष्टी लैंग्वेज भी है, और ब्राह्मणी जो है वो इनकी स्क्रिप्ट है। डाइटी अगर हम बात करें तो शिवजी भगवान जी की पूजा करते थे ऑलमोस्ट। और ट्राइबल असेंबली जो थी इनकी उसको कहते थे राजाज, ट्राइबल असेंबली को क्या कहते थे, राजाज। और जो हेड होता था उसको कहते थे महाराजा।
लेकिन अभी क्या होता है कि जितनी भी ये ट्राइब्स थी वो सभी के सभी अपनी लाइफ को जो इनकी जो जिस तरह से रूल कर रहे थे उसको लॉस कर जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज कि जब गुप्ताज राइज करना शुरू करते हैं तो ऑन दैट टाइम जो आपके ये जो ट्राइब्स थे ये अपना जो है वो जो इनका स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस था उसको खो जाते हैं, उसको लॉस्ट कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है ऑलमोस्ट कि गुप्ताज के टाइम पे क्या हुआ, ये ट्राइब से कुछ और बनना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पर फिर हम देखते हैं अदर स्टेट्स बननी शुरू हुई, जिसको भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे पूरा। अब दूसरा देखो यहाँ पर फेज़, पहली तो ये फेज़ हो गई, ठीक है। अब ये फेज़ हमने सारी की सारी आईवीसी से पढ़ी, आईवीसी के बाद हमने वैदिक कल्चर के साथ इसको लिंक करके पढ़ा। अब हम महाजनपद पीरियड पर चलते हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं 600 से लेकर 300 BCE तक, ठीक है। महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद थे, और ये 16 महाजनपद जो है वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में थे, ठीक है। 16 महाजनपद जिसमें मगध जो है वो सबसे स्ट्रांग था। अब हमारे हिमाचल के साथ दो महाजनपद लिंक करते हैं, एक कुरु और दूसरा गंधार। गंधार की अगर हम बात करें तो कश्मीर वाला रीजन, और कश्मीर का वी नो दैट कि कश्मीर का पार्ट कांगड़ा चंबा के साथ टच करता है। तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उस टाइम पे चंबा या कांगड़ा वाला जो रीजन है वो जो है वो आपका किसका पार्ट होगा, गंधार जो है वो किंग जो महाजनपद था उसका पार्ट होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो है वो रहती है। फिर उसके बाद कुरुवंश, ठीक है, फेमस कुरुवंश, ठीक है। प्रेजेंट डे अगर हम बात करें जो कुरुज ने रूल किया वो आपका हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है। अब ये हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है, ये शिवालिक के साथ लिंक करता है, और शिवालिक इज अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का पार्ट है शिवालिक। और दिल्ली कितनी दूर है हिमाचल से, ऑलमोस्ट थोड़ी है, और दिल्ली तक जो है वो शिवालिक का एक्सटेंड रहता है, हरियाणा तक जो है वो शिवालिक का एक्सटेंड रहता है, मोरनी हिल्स वगैरह होगी। और हम तो देखते भी हैं मारकंडा रिवर, ठीक है, शिवालिक से निकलती है, हरियाणा में एंट्री करती है। तो ये एविडेंसेज है, घग्गर नदी, तो छोटे छोटे एविडेंसेज रहते हैं। इनसे ये क्लियर होता है कि कुरुवंश और गंधार इन्होंने क्या किया, आपका जो फुट हिल थी हिमालयाज के उस पर रूल कर रखा है। अभी एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि देखो एक तो पॉलिटिकली लिंकअप हो, दूसरा कल्चरल लिंक हो। कल्चरल कैसे, कि जो कल्चर आपका जो है वो इस टाइम पे महाजनपद टाइम पे फॉलो किया जाता था, सिमिलर ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी पॉलिटी, ऐसा कल्चर, ऐसी सोसाइटी जो है वो हिल एरिया में भी देखी जाती थी। तो ये बेसिक एविडेंस रहता है। फिर उसके बाद जो दूसरा हमें यहाँ पर पॉइंट याद रखना है दैट इज रिलीजन। 6th सेंचुरी, मैंने कल भी बताया था आपको, 6th सेंचुरी BCE 600 में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक मूवमेंट हो रखी है जिसका नाम था श्रमणा मूवमेंट। श्रमणा, SHRAMANA, श्रमणा मूवमेंट। ये जो मूवमेंट थी, ठीक है, ये मूवमेंट को एक तरह से रेवोल्यूशन कहा जाता है, सोशल रेवोल्यूशन। अभी क्या होता है यहाँ पे देखो, जो आपका अर्ली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज में कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है। वहाँ पे जो है वो कर्म बेस्ड प्रधान था, ठीक है, कर्म बेस्ड सोसाइटी थी, जो जो काम कर रहा है वो वही उसी सेक्शन से बिलोंग करेगा। लेकिन लेटर वैदिक एज में इसको बर्थ बेस बना दिया, फिर यहाँ पर डिवाइड हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। फिर ये इतना राइज हो गया कि 6th सेंचुरी 600 BCE तक आके लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई कि यार अभी क्या है कि हमारे पास पावर नहीं है। आम लोगों को, एक तो मिडिल क्लास ने राइज करना शुरू किया था, दूसरा उसका जो आम छोटे छोटे लोग थे उनको मुश्किल होने लगी। उनको ये लगा कि भाई यार अपने पास तो ना राइट है, ना तो पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, ना तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, ठीक है, ना ही जो है वो हम रूल कर सकते हैं, ना ही हम व्यापार कर सकते हैं। वी आर जस्ट लिमिटेड कि हम यही साइकिल में फंसे हुए हैं कि हम जो काम हमें दिया है हम वही करते जा रहे हैं। मतलब वही है कि अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये चैलेंजेस जब यहाँ पर आए, जब देखा कि यार ये ब्राह्मणिकल हिंदुज़म बहुत डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म इसको टर्म कही जाती है, जिसमें कास्ट सिस्टम बहुत प्रेवलेंट हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा, और यज्ञ के लिए बहुत फीस पे करनी पड़ेगी। अब आम बंदे के पास कहाँ इतनी फीस होगी, नहीं कर पाएगा, या तो वो यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा तो भाई मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वही साइकिल में फंसे हुए थे। फिर यहाँ पर क्या होता है, श्रमणा मूवमेंट होती है, जिसमें 3 कंसेप्ट आते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। बुद्धिज्म फाउंडर गौतम बुद्ध, ठीक है। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, फाउंडर ऑफ जैनिज्म? स्वामी महावीर। हाँ जी, महावीर। महावीर। महावीर तो महावीर 24th तीर्थंकर थे, ऋषभ देव सर। ऋषभ देव। तो टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर है जिनको कंसीडर किया जाता है कि उन्होंने जो है वो जैनिज्म को जो है फाउंड किया। अभी जो ऋषभ देव थे वो गौतम बुद्ध से पहले हो रखे हैं, ठीक है, पहले जैनिज्म आया, बाद में बुद्धिज्म आया। तो फिर इनकी इन्फ्लुएंस देखते हैं, तो आज भी हमारे पास रेलेवेंसेस मिलते हैं बुद्धिज्म के। हिमाचल प्रदेश में स्टिल किन्नौर, आपका लाहौल स्पीति एक्टिव है, ठीक है, धर्मशाला वाला रीजन कांगड़ा में,
चाहे कोई भी कारण से ही, ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे वो पॉलिटिकली कारण है, लेकिन स्टिल है, तो एविडेंसेस रहते हैं कि वो यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम स्ट्रांग था, वैदिक संत के बारे में हमने देखा, रिवर रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। अब उसके बाद देखो, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा हो गया। अभी यहाँ पर हम मौर्यास को और जो हमारे जो मौर्यास और उसके बाद जो लेटर आते हैं उनको भी हम साथ में कवर करते हैं, लेकिन पहले हम फॉरनर्स को देखते हैं थोड़े से। तो ये तो हो गए इस टाइम पे जो आपके बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया जो लिंक करता है। दूसरा उसके बाद आगे फॉरनर्स। फॉरनर्स में हम देखो सबसे पहले बात करते हैं पर्शियन। भाई डायरस आया था पर्शिया से 518 BCE में। इसने क्या, जब ये स्ट्रांग बना तो इसने एक्सपेंशन करने की कोशिश की, इसने ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश की। फिर इसके बच्चे भी आए आगे, ठीक है, जायरस आया, जायरस ने, फिर वो जायरस और पोरस के बीच में लड़ाई होती है, पोरस उसको भगा देता है, ये कहानी रहती है। लेकिन जो ये डायरस था इसने जो है वो इंडस वैली तक के पार्ट को कंट्रोल करके रखा हुआ था। उस टाइम के इंडस वैली जो है वो हमारा पार्ट था, इंडस वैली, तो ये वाला जो रीजन था इसको कंट्रोल करके रखा हुआ था डायरस ने। फिर उसके बाद मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिलिप, शाह फिलिप का बेटा था ये। 326 में इसने भारत के जो ब्यास ब्यास रीजन है वहाँ तक कंट्रोल कर लिया था। लेकिन ब्यास के बाद जो है वो रिवर्स ने जो है वो इसकी जो रिवर को, मतलब इसकी आर्मी ने ब्यास रिवर को क्रॉस करने से मना कर दिया कि हम जो है वो मगध पर अटैक नहीं कर पाएंगे। इसकी लड़ाई पोरस के साथ होती है। पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। और झेलम नदी को क्या कहते हैं ग्रीक में? ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं हम, क्या कहते हैं भाई झेलम रिवर को ग्रीक लैंग्वेज में? हाइड्रोफेस, हाइड्रोफेस कहते हैं ना। ये एक्सपेक्टेड रहता है कि उस नदी के किनारे, इवन लाइक जब आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था और उस टाइम पे भी ये ना प्लानिंग चल रही थी कि ऐसा सोल्जर्स मानते थे, मतलब एक सोल्जर था सिर फिरासा, वो गया था अपनी आर्मी को छोड़ के भाग गया था वो झेलम नदी के किनारे, और वहाँ जाकर उसने ऑब्जर्व किया था कि ये प्लेस हो सकता है जहाँ पर अलेक्जेंडर, ग्रेट अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है मैसेडोनिया से लेकर ब्यास रिवर तक की, इसमें अलेक्जेंडर एक्सपेंशन करता है। और ये कहा जाता है कि जब इसकी डेथ हुई, बेबी लियोन में इसकी डेथ हुई थी अलेक्जेंडर की, तो उसने कहा था कि जब मेरी डेथ हो तो उसके अपने सीपे सलार जो इसके सोल्जर्स है, इसके जो जनरल्स हैं, उनको उसने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो आपने ये काम करना, एक तो मेरी वेल्थ जितनी भी है उसको सारे के सारे मेरे जनाजे में मेरे बिछाना, ताकि लोगों को पता चले कि सब कुछ यही रह जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चले कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए। तो ये एक मैसेज रहते हैं। आप ये मैसेजेस को अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए योगा पर आ रहा है तो हेल्थ इज़ वेल्थ। अब हेल्थ इज़ वेल्थ में आप बता सकते हैं कि अलेक्जेंडर ने भी ये कहा था उस टाइम पे भाई कि सब कुछ है, वेल्थ तो कुछ है ही नहीं, वेल्थ सिर्फ हेल्थ ही है, बाकी वेल्थ जो सोना चांदी ये कुछ भी नहीं है। तो आप ये एज एन एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये काम रहता है ऐसे राइटिंग का, इसलिए हमें ओवरऑल सब कुछ पढ़ना पड़ता है ताकि हमें ना एक माइंडसेट मिले, हमें एक अप्रोच मिले कि कैसे एक वर्ड को ऐड करना है। फिर उसके बाद इंडो ग्रीक आते हैं। इंडो ग्रीक 180 से लेकर 55 BC तक जो है वो रूल करते हैं, जिसमें मींडर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मींडर ने जो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था, और इनका जो रीजन था वो काबुल से लेकर रावी रिवर तक था। रावी रिवर हमारे पास है, ठीक है, हिमाचल में मेंशन्ड है, हिमाचल से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं रावी रिवर? बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल रीजन से। तो ये इस तरह से हो गया। ब्यास कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड। ब्यासकुंड, रोहतांग पास। रोहतांग पास, कुल्लू वाले रीजन। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में शक भी आते हैं। शकों को बहुत शक रहता है, इसलिए वो सोचता है कि हम भी रूल करके देखते हैं। सेंट्रल एशिया से थे 1 to 4 सेंचुरी जो वो रूल करते हैं नॉर्थ इंडिया पे, कुछ कुछ रीजन्स पे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं दैट इज़ कुशाणाज। कुशाणाज के जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो कालका कसौली जो रोड है वहाँ पर जो है वो हमें कॉइन्स मिले, कॉपर कॉइन्स मिले, और उसमें कुशाणाज के बारे में मेंशन कर रखा है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इस रीजन में कुशाणाज थे। सेंट्रल एशियन ट्राइब थी। इनका जो मेन टारगेट था वो ट्रेड एंड कॉमर्स था। एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते थे, तो दूसरा कल्चरल एक्सचेंज। तो ये बिल्कुल बेसिक एविडेंसेस रहते हैं जो कि फॉरनर्स जो है वो जिन्होंने भारत पर अटैक किया। तो सीक्वेंस वाइज भी आप इनको याद कर सकते हैं, हेल्प रहेगी। देन उसके बाद देखो, अब बात करते हैं मौर्यास की। ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि जैसे आपका मगध था, तो मगध की जो पहली डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? हर्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, और फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी, ठीक है।
अभी जो नंद डायनेस्टी थी इसका एक लास्ट रूलर था जिसका नाम था धनानंद। ये बहुत क्रूल था, मतलब बहुत अत्याचार करता था और चाणक्य के साथ इसकी बनती नहीं थी। चाणक्य ने कसम खाई थी कि इसको मैं रिप्लेस करके रहूंगा और इसको ऐसे रूलर के साथ रिप्लेस करूंगा जो कि अखंड भारत के ऊपर रूल करेगा, जिसकी जो वंशज होंगे वो अखंड भारत पे रूल करेंगे। तो इसमें उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, राजा बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, छापेमारी युद्ध जिसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, इसके थ्रू वो जो नॉर्थ इंडिया था, जो पंजाब था, इसको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे फिर उन्होंने जो है वो आपका झेलम, जो आपका झेलम रावी ब्यास वाला जो रीजन हो गया, इसको भी कंट्रोल किया। फिर उसके बाद उन्होंने मगध पे अटैक किया और जो धनानंद था उसको डिफीट किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करी। तो अराउंड 322 एडी में ये कहा जाता है कि 322 बीसी में, नॉट एडी, 322 बीसी में ये कहा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मगध पे। इंपॉर्टेंट। फिर इसने दोस्ती भी करी थी ग्रीक के साथ, जो सेल्यूकस निकेटर था उसके साथ दोस्ती करी थी और उसकी जो बेटी थी हेलेना उसके साथ शादी की थी। तो मतलब मैट्रिमोनियल अलाइंस, शादी कर ली तो अभी क्या है, ग्रीक अटैक नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ से ग्रीक कल्चर की इन्फ्लुएंस देखते हैं और ग्रीक की इन्फ्लुएंस गंधार आर्ट में मिलती है और गंधार आर्ट जो है वो हिमाचल से बिलिंग करता है। तो ये भी एविडेंसेस हो गए। फिर इनके चंद्रगुप्त और उनके बेटे हुए बिंदुसार, इन दोनों ने हिली एरिया कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना, इस पर जो है वो कंट्रोल कर रखा। तो दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमाचल और कंट्रोल हुआ। फिर उसके बाद अशोका। अब देखो ये दोनों ने तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली कंट्रोल किया, अशोक ने सोशली और रिलीजियसली भी कंट्रोल किया। कैसे? उन्होंने बुद्धिज्म का एक्सपेंशन किया हिली एरियाज में। तिब्बत को जो है वो उन्होंने मिशंस भेजे और मजीमा के अंडर जो है वो तिब्बत के लिए जो मिशन भेजा था, ठीक है, और उसमें जो है वो फिर क्या हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि बुद्धिज्म का स्प्रेड इस रीजन में हुआ। और ये सारे के सारे जो एविडेंसेस है ना, वो हमें उत्तराखंड में एक साइट है, अशोका के एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कलसी में। और कलसी तो देखो पड़ोस में ही है हमारे, हिमाचल के पड़ोस में उत्तराखंड, और हमारे पड़ोस में अगर हमें पता है कि भाई उत्तराखंड तक जो है वो आपका जो है वो अशोक का साम्राज्य था, तो भाई हिमाचल को भी उसने कहाँ ही छोड़ा होगा। जिसने 16 जनपद नहीं छोड़े उसने हिमाचल को छोड़ा होगा। लेकिन हिमाचल में उसने एंट्री बुद्धिज्म के थ्रू करी। उसने कोशिश किया कि तिब्बत को अगर बुद्धिज्म को स्प्रेड करना है तो हिमाचल के थ्रू करेंगे। तो पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक तो ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं। दूसरा जो हमें पता चलता है कि बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जो है लाहौल स्पीति में और किन्नौर में, वो ना बहुत पुरानी है। और जितनी भी मोनेस्ट्रीज है, अब आपको वो कल लर्न होनी चाहिए, कल मैं आपसे पूछूंगा। जितनी भी लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो मोनेस्ट्रीज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद कर लेना कौन कौन सी है, आपसे पूछने वाला हूँ। एक दो नाम आप अभी बता सकते हैं तो बता दो। एक तो ताबो मोनेस्ट्री होगी, की मोनेस्ट्री होगी, और तायूल। तायो। तो ये बिल्कुल इस तरह से कौन से रीजन में ये याद रख सकते हैं, कौन सी रिवर के राउंड में ये भी याद कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश का रेलेवेंस क्या रहता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है रेलेवेंस। क्यों भाई हिमाचल प्रदेश में एंट्री करनी है? तो एक तो देखो एंट्री मिल रही है पासिस के थ्रू तिब्बत को। जो ये पासिस है हिमाचल के, सबसे ज़्यादा पासिस, मैक्सिमम पासिस देखे जाते हैं यहाँ पे, भाई तिब्बत तक पहुँचा जा सकता है। पहला तो पॉइंट हो गया। और देखो कोने से पहुँचना ज़्यादा ईजी रहता है, सेंटर से नहीं, क्योंकि सेंटर में तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के पासिस को वहाँ तक तो कोई क्रॉस नहीं कर सकता उसको, ठीक है। अभी तो हम लोग माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं रहती थी, ठीक है। बीच में छोटे छोटे राज्य होते थे। लेकिन जो ये हिमाचल वाला रीजन हो गया और जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, ये दो मेन एंट्री पॉइंट थे जहाँ से आप ईस्ट या वेस्ट से जो है वो तिब्बत में एंट्री कर सकते थे। तो इसलिए भी जो है वो हिमाचल वाले रीजन पर कंट्रोल होना चाहिए, ताकि तिब्बत, क्यों, क्योंकि भाई तिब्बत से जो व्यापार होता था वो हिमाचल के थ्रू होता था। और हमने देखा है कि जो आपका सतलुज रिवर हो गया, फिर आपका एक शिपकीला पास हो गया, भाई ट्रेड रूट था ये। तो इस ट्रेड रूट के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा, ठीक है, जिसका इस रीजन पे कंट्रोल होगा वही इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा। तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन का एक्सपेंशन। अभी ऐसा कंसिडर किया जाता था, देखो आर्यंस आए, उन्होंने बोला 10 यूज को कि भाई आप तो जंगलों में रहने वाले लोग हो, हम सुपीरियर है, ऐसा हो गया। फिर सिमिलर लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म स्प्रेड हुआ, राजा लोग तो जो यहाँ के लोग थे उनको उस टाइम पे इतना अच्छा माना नहीं जाता था, चाहे बेशक यहाँ पे कोई राजवंश रूल कर रहा है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी नॉर्थ के बाकी सभी रूलर्स से। तो यहाँ पर क्या रहता था, एक्सपेंशन करना कि अपनी विचारधारा रखो। उनको बोला कि नहीं नहीं आप रूल तो सही कर रहे हो, लेकिन ऐसे ऐसे रूल करो, ऐसे रूल करो। तो ये डायरेक्शंस गाइडेंस प्रोवाइड करना क्या कब प्रोवाइड करेंगे, जब आप उसके अंडर होंगे। तो फिर फाइनली जब मौर्यस के बाद इस रीजन में आपको जो है वो 185 BCE में
185 BCE में आपको मोनार्क और रिपब्लिकन क्लैंस देखने को मिलेंगे, जैसे अदुम्बार्स हो गए, कुलित हो गए, त्रिगर्त हो गए, ये सभी एविडेंसेस। तो वो जो हिस्ट्री हमने, जो ट्राइब्स हमने पहले पढ़ी, वो यहाँ लिंक करती है आके। फिर उसके बाद गुप्ताज की हम बात करते हैं। देखो गुप्ताज में सबसे बेसिक जो पॉइंट आपको याद रखना है, गुप्ताज ने डायरेक्टली कंट्रोल किया हिमाचल को। जो समुद्रगुप्त था, जिसको नेपोलियन कहा जाता था, उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। और उसने जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल किया। उसने कहा, हिली जो शासक थे उनको कहा कि देखो भाई, आपके पास ऑप्शन है, आप क्या चाहते हो, लड़ाई लड़नी आपको मेरे साथ, अगर आप लड़ोगे मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ बचेगा नहीं। तो फिर जो यहाँ के रूलर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप बड़े अच्छा रूल कर रहे हो, गोल्डन एज इसको कह रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। और हम उसका हिस्सा कैसे बनेंगे भाई? उस टाइम पे दिल्ली के राउंड पे ना बहुत सारे घने फॉरेस्ट होते थे, बहुत बहुत रिच फॉरेस्ट होते थे, जो आपकी फुट हिल है शिवालिक की। उसके बाद दूसरा, इस रीजन में आपको जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलेगा। जो आज के टाइम में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उस टाइम पे भी होता था। ऐसा तो नहीं था कि नहीं, उस टाइम और अच्छा होता होगा। तो ये एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं करते, इनडायरेक्टली रूल शुरू हो जाता है, और एक तरह से सुपरमेसी जो है वो समुद्रगुप्त की एक्सेप्ट करते हैं। अब इस रीजन में जैसे पहले त्रिगर्त था, कुलित था, वो थोड़े जो है वो फीके पड़ने लगे, वो कम हो गए, उनकी पावर इन्फ्लुएंस कम हो गई। तो यहाँ पे भूशहर राइज करना शुरू करता है, सिरमौर रीजन बनता है, चंबा का मेरुवर्मन, चंबा जो है वो मेरुवर्मन, फिर उसकी कैपिटल आती है ब्रह्मपुरा, भरमौर। तो कुछ रीजन्स जो है वो, छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो यहाँ पर राइज करना शुरू करते हैं। और एविडेंसेस हमें कैसे मिलेंगे? तो हरिसेन था गुप्ता, समुद्रगुप्त के टाइम पे, इसने इलाहाबाद पिलर में ये बता रखा है कि जो हिली एरिया के जो रूलर्स थे, हिमालयन जो स्टेट्स थी, उन्होंने सुपरमेसी एक्सेप्ट करी थी समुद्रगुप्त की। तो अब हरिसेन लिंक करता है इलाहाबाद पिलर के साथ, और ये समुद्रगुप्त के साथ भी लिंक करता है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखो 5th सेंचुरी में हून्स का अटैक हुआ। हून्स ने जो है वो अटैक किया हिमाचल के ऊपर या फिर भारत के ऊपर। तो ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि जो सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, इन्होंने क्या किया, गुप्ता अंपायर को कमज़ोर कर दिया। अब कंसेप्ट समझो, गुप्ता अंपायर कमज़ोर हुए तो जो हिली एरिया के लोग जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि चलो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं आप हमारे रूलर हो, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। तो फिर इस फेज़ में हम देखते हैं छोटे छोटे जो है वो किंगडम, जो है वो छोटे छोटे जो है वो राज्य बनने शुरू होते हैं, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट बनने शुरू होते हैं हिमाचल एरिया में। देन उसके बाद हर्षवर्धन की हम बात करें तो 606 एडी में, 606 एडी में जो है वो पावर शिफ्ट करता है। ये सबसे पहले ये पाटलिपुत्र से थानेश्वर ले जाता है पावर, थानेश्वर से कनौज, फाइनली कनौज जो है वो अपनी कैपिटल बनाता है। और ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था हुइनसैंग। हुइनसैंग चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये भारत आए थे। और जब ये भारत आए थे तो ये भारत में 13 साल रहे थे। और 13 साल में ये कहा जाता है कि 635 में जो है वो उन्होंने जलंधर को विजिट किया था। उसके बाद ये कुल्लू गए थे, फिर लाहौल स्पीति और फिर सिरमौर। यानी कि हुइनसैंग ने जो है वो इस रीजन में जो है वो अपने जो है वो घूम रखे हैं। अब मुझे बताओ कि कोई क्यों घूमेगा किसी रीजन में? क्या कारण जो है वो किसी के रहते हैं कि वो किसी इस रीजन में घूम रहा है? हुइनसैंग क्यों इस रीजन में घूम रहे थे? सर वहाँ का कल्चर देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का हो रहा है। और कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, कोई और पॉइंट? मतलब वो क्या जरूरत पड़ गई, कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन, चलो बंदे का शौक होगा, ठीक है। अब दूसरा देखो पॉइंट समझो, भाई ये इस रीजन में घूम रहा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर, इसको ये लगा कि भाई हो सकता है इस रीजन में बुद्धिज्म के एविडेंसेस हो, क्योंकि अशोका ने इस रीजन में भी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। तो ये एविडेंसेस यहाँ लिंक कर गया। ये समझ आ गया? यस। मतलब ये यहाँ से ये पता चलता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि इस रीजन में भी जो है वो आपका जो है वो हमें जो है वो क्या देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म। तो इसलिए इसने कोशिश करी। अब देखो जो आपका जलंधर का जो रूलर था उसका नाम याद करना पड़ेगा, सिंपल है, फैक्ट याद करके ये बात बनेगी। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पीडीएफ पढ़नी है, वीडियो को साथ में आप सुन रहे हो, अभी कहानी सुन रहे हो, सिंपल फैक्ट याद करते चलो। अब देखो दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर ना टर्क्स की बात करेंगे। जो ये क्या कहते हैं अपना गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ताज उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो जो हिमाचल के जो छोटे छोटे जो राज्य थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। बट लेकिन इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन इनको एक खतरा दिख गया। खतरा दिख गया कहाँ से? टर्क्स का। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले टर्क्स में अगर हम बात करें
तो एक गजनी जगह आती है, ठीक है, गजनी जगह, ठीक है। अब ये कैसे बनी ये मैं आपको बताता हूँ कि 7 to 9 सेंचुरी में क्या था कि जो अबसाइड कलिफ थे जो कि सेंट्रल एशिया पर रूल करते थे। एक तो सेंट्रल एशिया रीजन ऐसा था ना, यहाँ पे छोटी छोटी ट्राइब्स थी, और कभी भी क्या होता था, एक छोटी ट्राइब रूल करना शुरू कर देती थी, वो सभी ट्राइब्स को कंट्रोल कर लेती थी जब उसके पास रूलर स्ट्रांग है। जब उसका राजा कमजोर पड़ा तो बाकी ट्राइब्स ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो मतलब यहाँ पे ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती थी, जैसा आज के टाइम पे अफगानिस्तान में हो रहा है, ठीक है। इसलिए अफगानिस्तान में कोई टिक नहीं पाता क्योंकि वो ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो अबसिड कलीफिट था इसको रिप्लेस किया इस्लामिक टर्क ने। इस्लामिक टर्क ने जो है वो इसको रिप्लेस किया। फिर उसके बाद इस्लामिक टर्क्स के बाद जो है वो आपका समीनाथ जो है वो किंगडम आ गया। फिर उसके बाद गजनवेड आ गए। फिर जब ये गजनवेड राइज हुए तो यहां पर एक पर्सनालिटी को माना जाता है, दैट इज गजनवी, महमूद ऑफ गजनी। इसको जो है वो महमूद ऑफ गजनी भी कहा जाता है, मोहम्मद गजनवी भी कहा जाता है। महमूद ऑफ गजनी मेनली इसको कहा जाता है, जो कि आपका अगर हम नेशन वाइड पढ़ते हैं। अभी क्या कहानी बनती है यहाँ पे, जो सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि 9 सेंचुरी में ये स्ट्रांग बन गया, ऊपर से इसको हीरो बना दिया। अब हीरो बनाने की कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन बिल्कुल बेसिक आपको एक बार बता देता हूँ पहले कि ये बन गया स्ट्रांग। फिर जब ये स्ट्रांग बन गया तो इसने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। फिर जब इसने एक्सपेंशन करना शुरू किया तो इसको चाहिए थे सोल्जर्स। इसको ऐसे सोल्जर्स, ऐसे लड़ाके चाहिए थे जो तो मिशनरीज को स्प्रेड भी करे और भाई राज्य को टेक ओवर भी करे। तो इसने उन सोल्जर का नाम रखा गाजी। गाजी मतलब फाइटर्स एज वेल एज मिशनरीज, जो क्या करते हैं, लड़ते भी हैं और मिशनरीज यानी कि मिशन एक्सपेडिशन भी करते हैं। और फिर इसने कंट्रोल कर लिया 9 से 10 सेंचुरी एडी के बीच में अफगानिस्तान यानी कि काबुल। काबुल कंट्रोल कर लिया मतलब भारत के दरवाजे के पास आसपास पहुंच गया। अब कहानी क्या रहती है इसकी, सिंपल कि इसके जो फाउंडर थे, मतलब इसके जो फादर थे, या ऑलमोस्ट अगर हम बात करें किस तरह से कंसेप्ट लिंक करेगा, सुबत गिन था एक पर्सनालिटी। सबसे पहले सुबत गिन पर्सनालिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये जो सुबत गिन था, इसने सपना देखा था, इसने कोशिश करी थी कि मैं क्या करूँगा, जो हूँ वो अटैक करूँगा किधर पे, ईस्ट पे, ईस्ट यानी कि भारत पे। और भारत में इस टाइम में जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था हिंदू रूलर जयपाल, ठीक है। और ये जो जयपाल था इसके कंट्रोल में जो आपका पंजाब और अफगानिस्तान का रीजन था। जयपाल के कंट्रोल में क्या था आपका, जो है वो पंजाब का रीजन और अफगानिस्तान का रीजन था। बट इसका जो रिजल्ट रहता है, ठीक है, जब ये लड़ाई हुई, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं शॉर्ट में की नोट्स ताकि आपको याद रहे। तो सुबतगिन और जयपाल के बीच में जब लड़ाई हुई तो इसका जो रिजल्ट था वो ना जयपाल की डिफीट, जयपाल हार गया और बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है वो जयपाल से साइन करवा ली। अब ये बात ना कहीं गजनी के माइंड में भी थी। गजनी भी ये सोच रहा था कि भाई मतलब सुबतगिन जीत गया तो मैं भी जीत सकता हूँ, पॉसिबिलिटी रहती है। तो कहानी कैसी रहती है इसकी कि 27 साल का लड़का, ठीक है, जो सुल्तान बनता है, वो ना 27 ईयर कुछ भी नहीं होता है यार, ठीक है। हम तो प्रिपरेशन की फेज में चल रहे हैं अभी भी। 27 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, बिकम सुल्तान, ठीक है, वो मालिक बन गया ज़मीन का, गजनी का। फिर उसने क्या किया, इस्लामिक वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया। जो ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो अटैक करती थी, इससे प्रोटेक्ट किया। जब इससे प्रोटेक्ट किया तो वो बन गया आम लोगों का हीरो। जब उसको लगा कि अपन ही भगवान है, अपन हीरो है, जब वो हीरो बन गया तो फिर उसने क्या किया, एक्सपेंशन करना शुरू किया। तो उसने देखा सेंट्रल एशियन ट्राइब्स की तरफ, क्या नहीं ये तो लड़ते रहते हैं आपस में, अगर मैं इनको आज हरा भी दूँ मैं कल को कमज़ोर पड़ूंगा, ही मेरे को हरा देंगे। तो उसने कहा कि इग्नोर भाई, इनको इग्नोर करो। वो चला ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ आने के कारण क्या थे, सबसे पहले तो ट्रेड पे कंट्रोल करना। भारत के थ्रू ईस्ट के साथ व्यापार होता था, यानी कि ईस्ट और वेस्ट के जो ट्रेड होती थी वो भारत की नदियों के थ्रू होती थी, जिस पर जो है वो भारत का कंट्रोल था, भारत के जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल था। पहला तो ये हो गया। उसके बाद भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। गुप्ता एज पहले हुई थी और गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है, मतलब भाई बहुत सोना था, बहुत मंदिरों में पैसा था, ठीक है। उस एक कारण हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज थे। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, आपके पास मानसून था, आपके पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी, आपके पास पानी जो है वो 12 महीने पानी है नदियों में, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, ठीक है। स्पाइसेस हमारे पास थे जिसकी ज़रूरत सेंट्रल एशिया और यूरोप में थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ना कोई रूलर नहीं था स्ट्रांग, जिसने एक रूल नहीं था, मतलब छोटे छोटे रूलर्स थे जिनके आपस में बनती नहीं थी। एक तो ये कारण हो गया। फिर उसके बाद इस्लामिज्म को भी स्प्रेड करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो पता चले सभी को। तो ये बेसिक जो है वो कुछ कारण रहते हैं। अब कहानी क्या रहती है कि कैसे ये भारत में आया। देखो, हिमाचल सेंट्रिक पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, पहले पूरा देख लेते हैं फिर हिमाचल सेंट्रिक पॉइंट को बात करेंगे। 1000 से लेकर
1027 तक, ऑलमोस्ट ये कहा जाता है 17 बार जो है वो इसने जो है वो अटैक किया दिल्ली के ऊपर, यानी कि इंडिया के ऊपर। ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। कंसेप्ट याद रखना, इन्वेडेड, कोई भी इन्वेजन करता है लूट मार करके वापस चला जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर आता है तो इसकी लड़ाई होती है जयपाल के साथ। जयपाल जो है वो यहाँ पर जब लड़ाई हुई तो इसको कहा गया बैटल ऑफ वही हिंद, ठीक है। तो ये वही हिंद है जहां पे जयपाल हारा था, और ये वही हिंद है जहां पर, मतलब जगह का नाम है बैटल ऑफ हिंद। और इसी में जो है वो फिर क्या होता है, जयपाल अपने आप को जला देता है। ऐसा माना जाता है कि जयपाल जो है वो अपने आप को जला देता है और पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, महमूद ऑफ गजनबी क्या करते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, इनको ये समझ आता है कि किस तरह से जो है वो जीता जा सकता है। तो देखो जो पहला पॉइंट बनता है, 1004 से लेकर 1006 तक मुल्तान के ऊपर अटैक करता है। जो मुल्तान के रूलर्स थे गजनवी, उनके ऊपर अटैक करता है गजनी। फिर उसके बाद 1008 से लेकर, ठीक है, यहाँ पर 1008 में सेकंड बैटल ऑफ वयंद हुई है, ठीक है, जिसमें गजनी वर्सेस आनंदपाल। देखो सबसे पहले कौन था, ठीक है, सबसे पहले आपका जो आया वो आया यहाँ पर, जो पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, जिसने जो है वो किसके साथ लड़ाई लड़ी थी, सुबतगिन के साथ, दैट इज योर जयपाल, ठीक है। उसके बाद जयपाल यहाँ पर तो उसको ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी लेकिन छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन इस बार इसने अपने आप को खुद ही जला दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आया दैट इज आनंदपाल। आनंदपाल अब क्या है, देखो इससे पहले ना गजनी ने अटैक कर रखा था मुल्तान पे, तो मुल्तान के जो राजा लोग थे वो भी परेशान थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें जो है वो इनकी हेल्प भी ले लेनी चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि आनंदपाल की हेल्प मुल्तान के रूलर्स ने भी करी थी, और उस टाइम के जो हिमाचल के जो पहाड़ी जो राजा लोग थे उन्होंने भी हेल्प करी थी। लेकिन भाई रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, इसका जो रहता है वो विक्ट्री गजनी की रहती है। गजनी जो है वो जीत जाता है, और इसका जो कारण रहता है वो रहता है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग कैवलरी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। और ये माना भी जाता है कि आनंदपाल जो है वो ऑलमोस्ट बैटल जीतने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे उसका हाथी जो है वो भागने लग गया, और जब उसका हाथी भाग गया तो जो आर्मी थी उसको लगा कि भाई जयपाल भाग गया, ये आनंदपाल भाग गया, और फिर वो डिफीट हो गए, हार गए वो। देन उसके बाद 1014 में थानेश्वर जो दिल्ली के कंट्रोल में था, दिल्ली के पास में था, इसको भी जो है वो कंट्रोल किया, और साथ में जो मथुरा में टेम्पल था उसको जला दिया। फिर उसके बाद 1018 में इन्होंने कनौज को भी जीत लिया, और कनौज का जो इस टाइम पे जो रूलर था वो चंदेल किंग थे, जिसका नाम था विद्याधरा। विद्याधरा जो है वो रूलर था, इसको हराकर जो है वो कनौज को भी जीत लिया। फिर उसके बाद जो फेमस रहता है सबसे, 1025 में जो है वो 16th एक्सपेडिशन हुआ था, जिसमें इसने प्लंडर किया था सोमनाथ टेम्पल को, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा था। कहाँ पर, काठियावाड़ रीजन सौराष्ट्र में, ठीक है। और भीमा वन जो उसके बाद रूलर हुआ, उसने इसको जो है वो रिपेयर किया था। तो रिपेयर किसने किया था, भीमा वन ने किया था, और अटैक किस कब हुआ है, 1025 में 16th एक्सपेडिशन में। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद राइटर्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे जो कि आपके गजनवी से लिंक करते हैं। तो अल बरूनी जिसने किताबे हिंद लिखी है, स्कॉलर था ये। फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, शाहनामा किसने लिखा है, तो अब याद रखना फिरदौसी ने लिख रखा है। इससे पहले हमने एक प्ले की बात की थी, मुद्रा राक्षस, वो किसने लिखा है, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने, ठीक है। और अलबरूनी ने किताब हिंद लिखी है, और फिरदौसी ने जो है वो पर्शियन पोइट था, इसने जो है वो आपका शाहनामा लिखा है। फिर एक और था यहाँ पे तबी, ठीक है, और ये तबी जो है वो कोर्ट हिस्टोरियन था। किताबे उद यमन जो है वो इसने लिखी है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। यमिनी किताबे उद यमिनी जो है वो आपका तबी ने लिख रखी है, और जो डेथ है गजनई की वो आपका 1030 में हो गई। अब हिमाचल सेंट्रिक पॉइंट पर चलते हैं कि हिमाचल से ये किस तरह से लिंक करता है। तो देखो ऐसा माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि नगरकोट जो कि कांगड़ा का पार्ट था उसके ऊपर अटैक किया है 1008-1009 में। 1008-1009 एडी में जो है वो कहीं पर 1008 मेंशन है, कहीं पर 1009 मेंशन है। उस पर जो है वो अटैक किया है गजनी ने, ठीक है, नगरकोट पे, ऐसा माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आनंदपाल, हमने बात की थी, आनंदपाल और कुछ पहाड़ी रूलर्स फेल हो जाते हैं, वो नहीं जो है वो यहाँ पर कंट्रोल बचा पाते नगरकोट को। फिर उसके बाद टिल 1043 तक जो है वो गजनी के अंडर रहता है ये पूरा का पूरा रीजन, गवर्नर के थ्रू फाइनली कटोच जो रूलर्स थे, ठीक है, कटोच जो रूलर्स थे उन्होंने जो है वो मतलब विद द हेल्प ऑफ द तोमर वंश, तोमर जो रूलर्स थे दिल्ली के, उसकी मदद से जो है वो फ्री करवाया था इस रीजन को।
तो ये बिल्कुल जो है वो बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको जो है वो याद रखना है। देन उसके बाद देखो इसमें जो आपके टेम्पल्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम जैसे गजनी के टाइम पे एक तो होगा ना कि ज्वालामुखी टेम्पल हो गया और जो अदर दूसरा टेम्पल हो गया, ये जब जितने भी टेम्पल आते हैं ये हम जब कांगड़ा को पढ़ेंगे तब वहाँ इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार इसे रिपीट करके पढ़ने का सही नहीं रहेगा, एक ही बार कवर करेंगे। फिर उसके बाद देखो महमूद गजनी के बाद जो आता है मोहम्मद गौरी, और ऐसा माना जाता है कि जो इस्लामिक अंपायर था उसके रियल फाउंडर जो है वो आपका जो है मोहम्मद गौरी था। 1173 से लेकर 1206 तक जो है वो इसने रूल किया, ठीक है ऑलमोस्ट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गजनी इन्वेडेड, भाई इसने इन्वेड नहीं किया, इसने कहा कि भाई यहीं रहेंगे, परमानेंट एम्पायर बनाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मुल्तान को कैप्चर किया, फिर सिंध को कैप्चर किया, और फिर मुल्तान सिंध को कैप्चर करने के बाद गुजरात पे अटैक करने की प्लान बनाई। इसने डायरेक्ट ही बड़ी पावर को हाथ डाल दिया। इसने क्या किया, डायरेक्ट ही बड़ी पावर को हाथ डाल दिया। अब देखो जब बड़ी पावर को हाथ डाल दिया तो नुकसान तो भुगतना पड़ेगा, तो ये हार गया। और जो सोलंकी रूलर था भीमा सेकंड, देखो भीमा वन ने सोमनाथ टेम्पल को रिपेयर किया था, उसके बाद भीमा टू ने क्या किया, यहाँ पर बैटल ऑफ कयादारा 1100 1178 1178, ठीक है। इसमें क्या होता है यहाँ पे बैटल ऑफ क्यारदारा, जो ये सोलंकी रूलर था भीमा सेकंड, ये गौरी को डिफीट करता है, बट लेकिन गलती कर दी, इसको छोड़ दिया। पहली गलती है ये, एक गलती और भी आगे आती है। देखो यहाँ पर डिफीट हुआ, मोहम्मद गौरी चला गया, बट मोहम्मद गौरी को ये रियलाइज हुआ कि पहले अगर गुजरात को डिफीट करना है तो पहले नॉर्थ इंडिया पे स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, यानी कि पंजाब। तो ये क्या करता है, पंजाब और लाहौर को जीतता है। जब ये पंजाब और लाहौर को जीतता है फिर इसकी नज़र पड़ती है दिल्ली के ऊपर, गंगा यमुना दोआब जो ये रीजन है इसके ऊपर। तो 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। ये जो तराइन का जो रीजन है वो आपका अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो करनाल वाला रीजन है, और कारण जो रहता है ना इसका वो रहता है बठिंडा पे कंट्रोल, कि बठिंडा पे कौन कंट्रोल करेगा। अब देखो छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ, राजपूत वॉरियर, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले भी राजपूत। ऑलमोस्ट क्या हुआ यहाँ पे कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, अभी पहले एक आपको बेसिक और बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी बैटल पढ़ रहे हो तो आप इस तरह से जो है वो एरो बनाकर जो है वो ट्रायंगल बनाकर कवर कर सकते हैं। एक साइड पे कारण लिख दिए, इवेंट लिख दिया और रिजल्ट लिख दिया। देखो कारण क्या थे, वेल्थ अट्रैक्शन, गंगा यमुना दोआब, और दूसरा एक्सपेंशन, यानी कि गजन गौरी क्या चाहता था, एक्सपेंशन करना चाहता था। अभी इवेंट क्या रहते हैं, बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन नियर करनाल ओवर द कंट्रोल ऑफ बठिंडा, कि बठिंडा पे कौन कौन कंट्रोल करेगा। बट लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी था उसको डिफीट करते हैं, और फाइनली लेकिन उसको मारते नहीं है, छोड़ देते हैं, और बठिंडा के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है। मोहम्मद गौरी को एक बात रियलाइज़ हो जाती है कि भाई अगर जीतना है, अगर कंट्रोल करना है तो इसको तो डिफीट करना पड़ेगा। फिर वो तुरंत क्या करते हैं, बैकअप करते हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाते हैं, और सेकंड बैटल ऑफ तरेन आ जाती है 1192 में। इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इस्लामिक हिस्ट्री में या भारत के इतिहास में। अब यहाँ पर हुआ क्या, टर्निंग पॉइंट में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, इनके बीच में जब लड़ाई हुई तो इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया। अगर पृथ्वीराज चौहान जी पहले ही उसको मार देते ना, बट लेकिन वही है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन आर, हम अपने रूल्स नहीं तोड़ेंगे जीतने के लिए। तो राजपूत वॉरियर इसीलिए फेमस थे, और क्योंकि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करते थे, ठीक है, किसी निहत्थे पर अटैक नहीं करना। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जीत तो गया मोहम्मद गौरी, नुकसान तो देखो इसका भी बहुत हुआ, लेकिन इसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को कहा कि आप अजमेर के ऊपर रूल कर सकते हैं, आप अजमेर के ऊपर रूल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक बैटल और आती है 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद होती है, और जयचंद जो है वो कनौज का रूलर था, और फाइनली यहाँ पर क्या होता है, कनौज को भी कंट्रोल कर लेता है। जब ये सारा रीजन पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया, ठीक है, पूरा रीजन कंट्रोल कर लिया, देन उसके बाद जो आपका ये मोहम्मद गौरी था ये वापस चला जाता है गजनी, इसको बोलता है मुझे गजनी वापस जाना है, और ये अपने वॉइस रॉय बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ से शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी, और यहाँ से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत, और हम लिंक करेंगे दिल्ली सल्तनत को हिमाचल के साथ नेक्स्ट हमारी क्लास में।